अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब आया है वो भेग है, पूरक। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समान प्रशासन का संकल्प जो जवाब में उल्लेखित है उसको स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को हमने पुनः समीक्षा की थी उस आदेश के आलोक में समान प्रशासन का, और जो कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था उसके आलोक में भी। तो कुल मिलाकर के अब जो हम लोगों ने आंकड़ा पाया है वो 7,000 से कुछ ज़्यादा है, और उसकी ताकि वैसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चों को बच्चियों को पढ़ा सकें उसकी अधियाचना हमने पुनः उसकी समीक्षा करके बीपीएससी को भेज दी है कि वो शिक्षक जो क्वालिफाई करेंगे बीपीएससी के थ्रू, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे, उनकी संख्या 7,000 से ज़्यादा होगी। तो समान प्रशासन का जो निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक निर्देश था, वहाँ भी एक रिट हुआ था, दोनों मिला करके हम लोगों ने इसको समीक्षा की है और भेज दिया है। और हम लोगों ने पुनः आग्रह किया है कि बीपीएससी जल्द से जल्द उनका प्रकाशन करे, उनके नियुक्ति के जो भी प्रक्रिया है, ताकि हम उनको विभाग में ले सकें। आपका काम तो हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले ही मैंने कहा कि जवाब में भेग है, सरकार का जवाब है, और डोमिसाइल नीति लागू करना था, और बाहरी जो व्यक्ति है दिव्यांग का, उसमें 121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों को बहाली की गई है दूसरे राज्यों के लोगों का, और इस राज्य में केवल 44 व्यक्तियों को ही बहाली की गई है। तो सरकार का जो नीति है उसका उल्लंघन, खुला उल्लंघन है कि दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को, हाँ, सरकार स्पष्ट करे कि जिन 121 दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनमें से कितने अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ किसी नीति का। जो नीतियां बनी थी पूर्व में जो नियुक्तियों की, तो उसी का अनुपालन हुआ है। जहां तक उसमें उन्होंने डाटा मांगा है अलग अलग कैटेगरी का, मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन जो नीति निर्धारित है उसी के तहत नियुक्तियां हुई है। ये अलग बात है कि वहां पर संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने पुनः समीक्षा की, जैसा कि हमने बताया कि 7,000 से ज़्यादा इस बार हम लोग नियुक्तियाँ करेंगे। और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, और समाचार पत्रों में भी निकला था, और जो समाचार पत्र में निकला था उसी के आलोक में हमने यह प्रश्न किया था। तो इसलिए जवाब दिया उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि यह डोमिसाइल नीति का हमारा कोई विचार नहीं है। तो आपकी सरकार ने विचार किया कि हम अपने राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे। आपने प्राथमिकता कहाँ दिया? दूसरे राज्यों के 121 अभ्यर्थियों को आपने प्राथमिकता दिया। टीचर में भी वही हाल हुआ, दूसरे के राज्य के लोग चले आए और इस राज्य का बेरोजगार ही रह गया। मैं तो पूछा सर, लेकिन उसका जवाब वो सही नहीं दे पाए ना। समीक्षा क्या है? सरकार राज्य के कितने दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन 36 और लंबवत आरक्षण कोटि के तहत किया है, वर्ग वाइज स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो उसमें आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन हुआ है और उसका हम आपको ब्रेकअप दे देंगे, और आगे जो हम लोग 7,000 से ज़्यादा नियुक्तियां करेंगे बीपीएससी में, उसका भी हम लोग अनुपालन उसमें करेंगे। और जहां तक डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, उसमें जो इस तरह की कही जा रही कि बातें कि 70% या 80% दूसरे राज्य के, ये गलत है। जो हम लोगों ने अभी तक TRE3 वगैरह में देखा है तो 20-22% का है, 80% करीब यहीं के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी मंत्री जी सरकार के निर्देश का और संकल्प का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कैसे जवाब? नहीं सर, ये प्रॉपर्टी हो गई विधान सदन की। और आप, हमारे क्वेश्चन को हमेशा कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदय को मैं भिजवा दूंगा,
सदस्य को भिजवा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, क्यों नहीं होता? हमने प्रश्न किया है हाँ। और ये सदन की प्रॉपर्टी हो गई। सदन की प्रॉपर्टी पूरा- होती है, हमको भिजवाए। अभी स्पष्ट करें, अब कल क्या होगा, सदन खत्म होगा, मंत्री जी से भेंट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कौन होगी, जानता है? बिल्कुल होगी, नहीं होगी ना। होगी। इसलिए उन्होंने कहा हमने है कि जो जब प्रश्न भिजवा किया देंगे तो है, भिजवाएंगे। हमने जो प्रश्न किया है उसका आप उत्तर जब भी हम भेंट करना चाहेंगे। चाहें, कब नहीं भेंट हुई है आपसे, आप बता आप दें। जब प्रश्न करते हैं और पहले भी बहुत तो बार क्या भेंट हो कितनी चुकी है बार दूसरे भेंटे आप? परिस्थितियों में। दोनों मिले हुए नहीं, ये हैं, क्यों हम सदन की लोग ऐसा प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे है, हैं? ये सदन की प्रॉपर्टी आपको भिजवा देंगे ऐसा नहीं। बैठ जाइए, हो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये बिहार के बेरोजगार दिव्यांगों का मामला है। अगर दिव्यांगों का भी सही चयन आप नहीं करते हैं, आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं, तो हम समझते हैं कि आप दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे बैठ जाइए, हैं। भाषण हो रहा है। और नहीं नहीं, श्रीमती ये ज्योति देवी। भाषण नहीं सर, ये स्पष्ट उत्तर नहीं हुआ। ज्योति देवी, बैठिए, हो गया, पूरा हो गया। श्री प्रणव कुमार, पूरक पूछिए, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ, आंसर नहीं मिला है अध्यक्ष। कला, माननीय मंत्री कला संस्कृति विभाग, प्रणव कुमार जी का उत्तर दीजिए। विभागीय पत्रांक 525 माइक पर बोलिए। विभागीय पत्रांक 525 दिनांक 24/3/2025 द्वारा अपर महानिदेशक एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अप्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा समीक्षोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कब तक आप जवाब अधिकारियों से मांगेंगे। वहाँ जमीन रहते हुए आखिर अधिकारी क्यों नहीं एनसीसी ऑफिस बनाने के लिए दिया जा रहा है, वो दूसरे जिला में ले गया है अध्यक्ष बैठ महोदय। जाइए। माननीय मंत्री, शीघ्र प्राप्त कर ली जाएगी। शीघ्र प्राप्त कर लिया जाएगा। बैठिए। श्री अरुण शंकर प्रसाद, जो उत्तर आया है माननीय मंत्री जी का, ये नॉन हिट एंड रन से संबंधित मामला है महोदय। ठोकर लगने पर ही दो तरह के मामले बन जाते हैं महोदय, एक नॉन हिट रन और एक हिट एंड रन। अब गरीब लोग, एक तो वो उसका एक्सीडेंट होता है, वो पूरा समझ पूछिए। नहीं पाते हैं कि हिट एंड रन है कि नॉन हिट एंड रन है। तो इसलिए पहला तो होगा मेरा माननीय मंत्री जी से कि इसको सुलभ बनाने के लिए क्या दोनों को एक तरह के मामले में सम्मिलित किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री, माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हिट एंड रन जो है मामला है, उसमें होता है कि गाड़ी ठोकर मार के चली जाती है लेकिन उसको पता नहीं चलता है। और नॉन हिट एंड रन का मामला है जिसमें गाड़ी पकड़ी जाती है। और इसके तहत हम लोगों ने जो आप मामला क्वेश्चन पूछे हैं, उनका मामला जो है कि दायर नहीं किया हुआ था, मृतक के आश्रितों के द्वारा न्यायाधिकरण में बाद दाखिल नहीं किया गया। जिला पदाधिकारी मधुबनी के पहल पर अब बाद दाखिल कर दिया गया है 13/3/2025 को। अब न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आलोक में मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें नॉन हिट एंड रन में ट्रिब्यूनल है महोदय, और उस ट्रिब्यूनल के पास वकील रख के दायर करना पड़ता है। आप तो पूछा है कब तक भुगतान किया जाएगा, तो कह रहे हैं कि जी, भुगतान जी, करेंगे। भुगतान में जो विलंब होता है उसके लिए हम कह रहे हैं महोदय कि गरीब आदमी को परेशानी ये है कि आपका वो प्रश्न है, वकील कहाँ से भुगतान होगा। रखेगा। इसलिए विभाग अपने स्तर से उन लोगों को वकील उपलब्ध करा के शीघ्र उसका भुगतान आपका कराना सुझाव, चाहती है। आपका सुझाव मंत्री जी ने सुन लिया। बैठिए। जी, भुगतान कब तक करा देंगी कह महोदय? तो रही है, भुगतान कब तक कराइएगा, बोलिए। महोदय, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में समीक्षा करते हुए पूर्व के नियमानुसार निर्सित की उच्च न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष होते हैं जिनके सहयोग हेतु सचिव एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति होती है। प्रतिनियुक्ति की गई, जिसमें पीड़ित एवं बीमा कंपनी द्वारा अपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुआवजा भुगतान हेतु पक्ष रखा जाता है। भुगतान कब तक करेगा वो पूछ रहे उसमें हैं। जो निर्णय आता है हजूर, उसके आधार पर ही हम लोग निर्णय आएगा। हाँ।
निर्णय आएगा तो भुगतान हो जाएगा। धन्यवाद, शीघ्र करा दे हाँ महोदय। शीघ्र कर देंगे। श्री अरुण सिंह, श्री अरुण सिंह आप बोलिए, पूछिए। पूरक पूछिए। पूरक ही पूछ रहा हूँ महोदय। हाँ। ये जो प्रश्न किया गया था उसमें था कि देव गांव है काराकाट प्रखंड का और वहाँ कोई खेल मैदान नहीं है, लेकिन उत्तर दिया गया है महोदय कि वो अवस्थित है। तो माननीय मंत्री जी से पहला पूरक तो हम ये पूछ रहे हैं कि पूरे पंचायत तो बड़ा है, तो किस गांव में अवस्थित है आप ये बता दें। और मैं समझता हूं कि ये प्रश्न विरोधाभास, बाद में समझिएगा, पर जवाब होने दीजिए जी, तो ये विरोधाभासी है महोदय। बैठ जाइए ना। तो क्या इसकी जांच कराकर इस पर कार्रवाई करना चाहेंगे माननीय मंत्री? माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 अस्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी रोहतास के पत्रांक 36 दिनांक 17/3/25 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास जिला अंतर्गत प्रखंड काराकाट पंचायत देव में खेल मैदान अवस्थित है। खंड द्वितीय स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के शारीरिक विकास एवं खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। रोहतास जिला के प्रखंड काराकाट पंचायत देव के मध्य विद्यालय देव में खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। खेल प्रारंभ किया जा रहा है महोदय। मैंने जो पूरक पूछा कि वो देव पंचायत के किस गांव में है जो डीएम साहब ने प्रतिवेदन दिया, और माननीय का प्रश्न है कि वहाँ कोई खेल मैदान नहीं है। इन्होंने कहाँ कहा कि है? नहीं, इसमें उत्तर में तो है महोदय, उसी उत्तर को माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया फिर से सुन लीजिए ना। उन्होंने कहा है कि देव पंचायत के विद्यालय का नाम बताया है जहाँ किया जा रहा है। सुना जाए महोदय, ये पहला जो उत्तर है जिसको माननीय मंत्री जी ने पढ़ा कि काराकाट पंचायत देव में खेल मैदान अवस्थित है और ऊपर में अस्वीकारात्मक है महोदय। तो मैंने तो पहला पूरक पूछा कि वो पूरे पंचायत के किस गांव में अवस्थित है जो डीएम साहब ने जवाब दिया जा रहा है भाई। और दूसरा है कि क्या उस पर जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी जो गलत उत्तर दिया गया है। मेरी बात दूसरा पूरक है महोदय, दूसरा पूरा गलत है महोदय। किया जा रहा है तो कैसे कार्रवाई हो सकती है महोदय? सुना जाए, कहाँ है? जवाब में लिखा हुआ है महोदय। दूसरा है महोदय कि जो सबसे नीचे माननीय मंत्री जी ने उत्तर पढ़ के सुनाया कि मध्य विद्यालय के खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि वो खेल मैदान कितना लंबा चौड़ा है, कितना रकबा का है महोदय, ये हमें बताएं। मैं पूरी तरह से जानता हूं कि वहां कोई खेल मैदान नहीं है जिसका प्रारंभ किया जा रहा है महोदय। जी, नाम तो बताएंगे, बताइए उसका रकबा बताइए महोदय। बैठ जाइए महोदय। माननीय सदस्य से हमने कहा है कि रोहतास जिला के प्रखंड काराकाट पंचायत के देव के मध्य विद्यालय देव में खेल मैदान निर्माण कराया जा रहा है। उसकी लंबाई चौड़ाई बताया जाए महोदय। नाप करके कहेंगे, मंत्री को भिजवा देंगे आपको। नहीं महोदय, तो हम बता रहे हैं महोदय, हम बता रहे हैं, या तो मंत्री जी रकबा बताएं। मैं जानता हूं कि उस मध्य विद्यालय के पास खेल का कोई जमीन नहीं है महोदय। बिल्कुल गलत उत्तर दिया गया है महोदय, और इसलिए मैं प्रस्ताव दे रहा हूं माननीय मंत्री। एक और महोदय, मैं प्रस्ताव दे रहा हूं महोदय कि उसी देव गांव में खाता संख्या 884, प्लॉट संख्या 2921, जिसका रकबा 13 एकड़ 45 डिसमिल है महोदय, क्या सरकार उस पर खेल मैदान का निर्माण कराना चाहती है? हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? बैठिए ना मंत्री जी। मंत्री जी, इन्होंने जो सुझाव दिया उसको एक बार दिखवा लीजिए। ठीक, ठीक। समीम अहमद, कोई नया प्लॉट का बता दिया तो बिना इंक्वायरी का होगा क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है लेकिन बहुत ही निराशाजनक है महोदय। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिए हैं कि 2011 के जनगणना की जिक्र कर रहे हैं। जब 23 में जनगणना हुआ, जातीय जनगणना, उस आधार पर हमको बताएंगे कि छावड़ादानो प्रखंड
बनकटवा प्रखंड और बंजरिया प्रखंड में कितनी संख्या है? मैंने सवाल किया है कि स्कूल खोलने के लिए महोदय, जवाब आया है कि हमने जो एथी रखा है 50,000 आबादी पर हम रखे हुए हैं कि 50,000, तो इतने दिनों में 14 साल में ये जनसंख्या क्या हुई? स्कूल कब तक खोलने का विचार रखते है सरकार? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, विस्तृत जवाब दिया गया है और ये सवाल का जवाब में आपको बताया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक प्रखंड में जहां अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी 50,000 होगा, वहीं हम एक 720 आसन का विद्यालय खोलेंगे। अभी वह मानक पूर्ण नहीं है जो छौड़ा दानों क्षेत्रों में आप प्रखंड में मांग किया है, वह मानक पूरा नहीं है, तो शायद अभी स्कूल खोलने की स्थिति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 23 में जनगणना हुआ उस हिसाब से माननीय मंत्री जी बताएंगे कि अभी की जनसंख्या कितनी है। अभी तो 11 की जनगणना ही प्रमाणिक है ना, दूसरी अभी गणना की कैसे बात हो सकती है? ठीक है, उस प्रमाणित नहीं है तो क्या ये 50,000 से घटाया जा सकता है? राइट टू एजुकेशन के लिए हमारे माननीय मंत्री जी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? कितने साल में ये 50,000 तक पूरा करेगी आबादी, तब ये स्कूल खोलेंगे? इसका जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय बहुत जानकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब लोग जानकार है। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ और 15 साल के शासन काल में आपने अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यालय कितना खुला, अगर खोलेंगे तो विस्तृत हो जाएगा। अभी ये मानक पूरा नहीं हो रहा है, तो शायद अगले वित्तीय वर्ष में जब 50,000 ये पूरा होगा तो निश्चित रूप से एक विद्यालय खोलने का काम किया जाएगा। मैंने टोका उनको, बैठिए। आप सुनते नहीं दूसरे की बात। मैंने टोका है, बैठिए। आप बैठिए, जवाब देने। मैंने टोका है उनको, बैठिए। आपने पूर्व की बातों को याद किया कि अब तक आपने कितना स्कूल खोला है, तो मुझे बताने में, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को बताने में मुझे खुशी हो रही है कि 19 साल के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लगभग 112 विद्यालय चलाया जा रहा है और 50,000 के जब अनुरूप पूरा नहीं होगा तो वहाँ विद्यालय अभी खोलने की स्थिति नहीं है। धन्यवाद। श्री राकेश कुमार रोशन, भाषण दीजिएगा। पूरा पूछिए, भाषण सुनना पड़ेगा। शांति बना रखिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूछिए। शराबबंदी जो है बिहार की एक महत्वपूर्ण समस्या है पूरक, और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है महोदय। हमने जो प्रश्न किया था महोदय कि राज्य के 4 जिला बक्सर, कैमूर, सिवान और शेखपुरा में जो उत्पाद अधीक्षक हैं उनके जगह पर वहां इंस्पेक्टर को पदस्थापित किया गया है और ये चारों जिला है महोदय जो उत्तर प्रदेश और झारखंड का बॉर्डर का इलाका है। यहाँ से शराब का खेप आता है बिहार में और लगातार पकड़ाता है महोदय। तो मेरा पहला पूरक प्रश्न ये है महोदय कि इन बॉर्डर इलाकों में क्या सरकार अस्थायी रूप से जिला अधीक्षक उत्पाद बनाना चाहती है? यदि चाहती है तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अधीक्षक मद्य निषेध के प्रभार में कार्यरत निरीक्षक द्वारा दर्ज कुल अभियोग गिरफ्तारी की संख्या, जब्त शराब की मात्रा, जब्त विनिष्ट जवा महुआ एवं जब्त वाहन का विवरण निम्नवत है। भाई राकेश जी का जो कहना है उसमें हम उत्तर दे दिए हैं उनको, लेकिन पूरक है इनका जो प्रभारी क्यों बनाया गया। मैं इनसे कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, सिवान में श्री गणेश चंद्र जो कुल अभियोग 587 है, कुल गिरफ्तारी 1260 है, कुल जब्त शराब लीटर 45,642। सवाल कुछ है महोदय, मंत्री जी का जवाब पूछा रहा है। मैंने तो सीधा तौर पर पूछा महोदय कि क्या अस्थायी अधीक्षक की नियुक्ति करना चाहते हैं? एक मिनट। माननीय मंत्री जी,
ये पूछ रहे हैं कि अस्थायी अधीक्षक की बहाली कब तक करेंगे, ये पूछ रहे हैं। वर्तमान में अधीक्षक मद्य निषेध के 8 पद रिक्त हैं, जिसमें अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत 6 पद अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित रखे जाने, एक अधीक्षक मद्य निषेध पदस्थापना की प्रतीक्षा में होने तथा एक अधीक्षक मद्य निषेध निलंबित रहने के कारण वर्तमान में उच्चतर पद का कार्यवाही प्रभार प्रदान किए जाने की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहे हैं कि अस्थायी अधीक्षक कब तक बहाल करेंगे, उसके बारे में अध्यक्ष महोदय अभी जवाब में लिखा है 3 नवनियुक्त अधिकारी विभाग में प्रशिक्षण रखते हैं। अभी अध्यक्ष महोदय अभी 3 मद्य निषेध के विभाग में प्रशिक्षणरत है, मई में समाप्त होगी, उसके बाद उसको हम पदस्थापित कर दिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय का हो जाना। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है माननीय मंत्री जी से महोदय कि क्या सरकार की यह नीति है कि इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को उत्पाद अधीक्षक बना दिया जाए? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर में लिखा हुआ। जी जी अध्यक्ष महोदय, प्रभारी अधीक्षक बनाए हैं। जी जी प्रभारी अध्यक्ष बने, अभी रिक्त पद है इसलिए हम प्रभारी बनाए हैं और प्रभार भी हम देंगे। अध्यक्ष महोदय मेरा एक और सप्लीमेंट्री है। मैं तो पहले ये माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी को ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आप प्रभार देते भी हैं तो जिला के किसी वरीय पदाधिकारी को दीजिए। इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी से शराबबंदी कंट्रोल होने वाला नहीं है। क्या स्थिति है बिहार का सब लोग जान रहे हैं। तो मेरा तीसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है महोदय कि माननीय मंत्री जी ने अपने ही जवाब में स्वीकार किया है कि विभाग में पदाधिकारी जो है पोस्टिंग के प्रतीक्षा में हैं, उनको जिला में पदस्थापित करना चाहते हैं। और मेरा जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है महोदय कि क्या सरकार उत्पाद अधीक्षक की कमी को पूरा करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? तो लिखा है जवाब में यार। नहीं, ऐसा जवाब नहीं है महोदय। उन्होंने कहा है कि ये प्रशिक्षणरत हैं, उसके बाद बैठिए, तुम जवाब देंगे, बैठ जाइए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हम 8 पद रिक्त है जिला में, लेकिन 3 हमारा प्रशिक्षण में है और एक अभी जो है निलंबित है, उसमें विभागीय कार्रवाई चल रहे हैं। प्रशिक्षण समाप्त होती है, हम तुरंत स्थापना करें। मेरा सवाल था महोदय कि इसको कमी को कब तक सरकार पूरा करे। 8 जिला का बात कर रहे हैं। नहीं महोदय, नहीं महोदय, ये 8 जिला की बात कर रहे हैं और ये पूरे बिहार में 3 ही पदाधिकारी के बारे में बता रहे हैं कि प्रशिक्षणरत हैं। महोदय, इस तरह से सरकार को प्रोटेक्शन देकर के सवाल करता के जवाब को नहीं अति किया जाए। नहीं महोदय, नहीं महोदय, कब तक सरकार पदस्थापित करना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ, प्रश्न उत्तर अप्राप्त है, उत्तर नहीं मिला है। बैठ जाइए। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, ये अनुसूचित जाति वस्तुति उत्तर पर दिया है। उत्तर तो दिया हुआ है, पढ़ दीजिए ना, नहीं मिला उनको। कौशल जी को नालंदा जिला अंतर्गत सिलाव प्रखंड के ग्राम पंचायत गोराव पाकी के सिकंदरा में प्रसंगत खाता संख्या 492 प्लाट संख्या 4558 पर सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। साथ ही रविदास टोला में अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी 41 एवं जनसंख्या 261 है, जो सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण हेतु निर्धारित मानक नहीं है। पूरक है महोदय, वहाँ भूमि उपलब्ध है और आबादी भी वहाँ पे है, किंतु अभी तक निर्माण नहीं हो रहा है। नहीं, जो जवाब इन्होंने दिया है वो तो कह रहे हैं कि मानक के अनुसार आबादी नहीं है। नहीं, आबादी तो है महोदय वहाँ, का तो विषय नहीं। और दूसरा प्रश्न मेरा ये रैतर का भी है। दिखवा लिया जाएगा। एक बार दिखवा लेंगे, बैठ जाइए। धन्यवाद। श्री संदीप सौरभ, बोलिए। संदीप सौरभ कहाँ है? आप पूछेंगे, पूछिए। नहीं है महोदय।
उन्होंने मुझे बोला है। आप पूछे ना जी पूरक पूछिए। महोदय तो ये तो सवाल क्या है और जवाब क्या है, पता नहीं हुजूर का मिजाज क्या है। ये जितना छोटा सवाल पूछो उतना लंबा जवाब देते हैं, लंबा सवाल पूछो छोटा जवाब देते हैं। महोदय हमने सवाल पूछा कि 531 अनुदानित संस्कृत विद्यालय हैं, अनुदानित 8 महीनों से वेतन नहीं मिला हुआ है, उसका वेतन कब देंगे, इतना ही तो पूछा गया है। इन्होंने लंबा चौड़ा 200 करोड़ 150 करोड़ दिया गया। आपको स्पष्ट अब ये सब जो है ये किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ पूरा क्या है महोदय कि जो इन्होंने जवाब में लिखा है कि आवंटित किया जा चुका है, ये कब आवंटित किया गया, ये मेरा पहला पूरक है। बैठिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें जो कमियां थी 75 करोड़ 45 लाख 39 हजार से 15 मात्र का स्वीकृतादेश हम लोगों ने करीब 4 दिन पहले इसको निर्गत कर दिया है। और उसका लंबा चौड़ा जवाब देने का सिर्फ यही मकसद था कि हम लोगों ने पूर्व में जो 1 अरब 19 करोड़ 22 लाख 29,500 रुपये जो बजट में था, तो जो कमियां थी उसको हम लोगों ने अनुपूरक से पूरा किया और इस वजह से ये विलम्ब हुआ। लेकिन अब हम लोगों ने सुधार कर लिया और अगले वित्तीय वर्ष में इस तरह की परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी। अध्यक्ष महोदय, जिलावार भी मेरे पास ब्रेकअप है, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसको भी हम उनको उपलब्ध करा देंगे। जवाब दिया तभी संतुष्ट नहीं होते हैं आप, बड़ा जवाब देते तभी संतुष्ट नहीं होते, कैसे हो पूरक तो बहुत बड़ा ना होगा। पूछिए। बड़ा इसलिए है महोदय, बड़ा इसलिए महोदय कि 8 महीनों से वेतन नहीं मिले तो व्यक्ति का जीवन कितना परेशानी में गुजरता है। बताया ना उन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने जो कहा कि हमने इसकी कमी को अनुपूरक से पूरा किया, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का जो बजटीय प्रावधान था, क्या उसमें इन शिक्षकों को वेतन देने के लिए बजट नहीं बचा, खत्म हो गया था, जिसकी वजह से अनुपूरक दिया गया, या इनके द्वारा आवंटित बजट किसी और मद में खर्च कर दिया गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बात तो माननीय अध्यक्ष को मैं सदस्य को बताना चाहूँगा कि जिस भी बजट बंद होता है, जब भी जिस शिक्षक में हेड में जो पैसे आते हैं, वो किसी भी विभाग को अधिकार नहीं रहता कि उसको रीअप्रोप्रिएट कर ले। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जाता है माननीय वित्त मंत्री के सहमति से, तब वो दूसरे जगह उसको खर्च कर सकता है। चूँकि बजट में वो राशि की कमी थी, इसीलिए सप्लीमेंट्री से मांगा गया। और मैं बताना चाहूँगा कि अगले वर्ष में ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो, इसलिए हम लोगों ने वर्ष 26-27 के लिए जो कमियां थे उसको पूरे कर ली हैं, ताकि इस तरह के जो संस्कृत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद। कुमार यादव। मतलब महोदय, मतलब ये है नहीं, मतलब ये है कि किसी भी शिक्षक को महोदय 8 महीने से वेतन नहीं मिला, इतने दिन वेतन नहीं मिलना भी एक आपराधिक कृत्य है। आप तो लिखा कि महोदय हम ये कह रहे हैं कि ये वेतन नहीं मिलने का, पैसा रिलीज कर दिया, इतने दिनों से वेतन नहीं मिलने का जिम्मेदार कौन है महोदय, ये तो बताया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है। पूरक पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी का जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ महोदय। इसमें जो जवाब मिला है वहाँ पे पेड़ नहीं लग पाए ढंग से, तो ये फिर से जांच करा ले कि वहाँ पेड़ क्यों नहीं लगे। और माननीय मंत्री जी ने 8,000 पेड़ और 3,000 पेड़ का बात कर रहे हैं, तो इनको जांच करा ले, जांच करा करके जो पदाधिकारी इस तरह के जवाब बना रहा है उस पर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं। जांच करवा दीजिए। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पेड़ नहीं लगा है, मैं उसका एविडेंस भी लेकर जांच करवा दीजिए ना। जांच करा लूंगा। ठीक है बढ़िया। पवन कुमार यादव, श्री पवन कुमार यादव। पूछता पूछिए पवन जी। पूछता हूँ। पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तेज हो गए जी। आपके माध्यम से कहलगांव प्रखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की संख्या 49,589 एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या 16,910 बताई गई है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि कहलगांव प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 66,499 है, को ध्यान में रखते हुए
सरकार कब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। महोदय, सदस्य महोदय को आपके माध्यम से बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भागलपुर जिले में 2 पूर्व से अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय संचालित है और आपने एक विद्यालय की चिंता जाहिर किया है। अगले वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय 720 आसन का विद्यालय निश्चित रूप से वहां बनवाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। भाई वीरेंद्र। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। श्री भाई वीरेंद्र। हाँ, सरकार का जवाब मिला है महोदय। और हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे एक ही कि समय सीमा इसका निश्चित कराइए, समय सीमा कब है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने हाल में ही वाइस चांसलर्स की मीटिंग की थी और हर विश्वविद्यालय की भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। उनसे कहा गया कि अगले 1 महीने के अंदर इसमें कार्रवाई करते हुए हम लोग को बताएं। श्री कृष्ण कुमार ऋषि, पूरक पूछिए ऋषि जी। मंत्री जी से है कि एक बार पढ़ देते। माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विभाग कृष्ण कुमार ऋषि जी का उत्तर प्रदेश। जी। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के प्रखंड ओबरा के पंचायत वेल के ग्राम सिवड़ी में मौजा सिवड़ी थाना संख्या 388 खाता संख्या 99। औरंगाबाद चले गए मंत्री जी, हम पूर्णिया। ये कृष्ण कुमार ऋषि जी का। कृष्ण कुमार ऋषि जी का जवाब चाहिए। कृष्ण कुमार ऋषि, मधेपुरा। मंत्री सक्षम है, सारे विधायकों का जवाब लेके आए हैं। फाइल ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हल्ला मत करिए, शोर मत करिए। अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए, समय चाहिए। श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी। सर हो गया 1 मिनट। आप बैठिए ना। अरे जल्दी होगा, बैठिए। श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन। श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन कहाँ है, क्यों गप कर रहे हैं? आपका क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया है नगर विकास विभाग में। जवाब कब आएगा सर? जब नगर विकास का आएगा। अब पता नहीं। श्री छत्रपति यादव। श्री छत्रपति यादव। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न चांदपुरा में वर्ग कक्ष निर्माण को लेके है और बाउंड्री निर्माण का है। मैं पूरक ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो प्रस्ताव भेजा है वो कितने अतिरिक्त कमरों का प्रस्ताव भेजा है और कब तक इन कमरों का और बाउंड्री वॉल का निर्माण हो जाएगा? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। हम लोगों ने जो इसकी समीक्षा की है महोदय, अगले 4 महीने में इसको, अगले वित्तीय वर्ष में इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। अगले वित्तीय वर्ष पूरा करेंगे। धन्यवाद। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। महोदय, जवाब में दिया गया है कि मध्य विद्यालय सिधवलिया में 2 कमरा का निर्माण कराकर उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुर मझौलिया का कक्षा संचालन कराया जा रहा है, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुर मझौलिया का मिडिल स्कूल में कक्षा संचालन कराया जा रहा है। तो मैं सरकार से पूछना चाहते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुर मझौलिया को मोहम्मदपुर मझौलिया में ही भवन निर्माण करा के कक्षा संचालित कराने का सरकार विचार रखती है। आप तो प्रश्न ही किया है अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भवन निर्माण से संबंधित प्रश्न किया है जो कि अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग पूरा करा देंगे। जो दूसरा इन्होंने अपना प्रश्न किया उस पर हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद महोदय। दूसरा मेरा पूरक है तो क्या? कि जवाब में आया है कि 6 कमरा का निर्माण की कार्रवाई की बात कही गई है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 6 कमरा का निर्माण कराकर कब तक कक्षा संचालन कराने सरकार कराना चाहती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले 5 महीने में इसका भी प्राक्कलन इत्यादि सभी तैयार है। अगले 5 महीने में इसको अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग पूरा कर लेंगे। विजय कुमार मंडल। धन्यवाद। पूरक पूछिए विजय जी।
पूछिए, आवाज आ रही है आपकी। आपकी आवाज तो ऐसे ही तेज है, माइक की क्या जरूरत है आपको? पूछिए। मैं पूरक पूछता हूं सर। अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रशिक्षित महाविद्यालय में शिक्षक और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर सरकार विचार करती है, और मेरा उसमें यही है कि सर इसमें जवाब में है कि पद सृजित नहीं है। तो पद सृजित नहीं है तो सरकार कब तक पद सृजित करने पर विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को बताना चाहूँगा कि ये जो प्रशिक्षण की कार्रवाई होती है SCERT के द्वारा संचालित की जाती है। वर्तमान में सभी जिलों में हम लोग ने डाइट की भी व्यवस्था की है, और पूर्व में जितने पद हम लोगों ने लिए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, तो 906 पदों के लिए परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है, जिसमें से 820 व्याख्याताओं ने अपने पद पर योगदान दे दिया है। वर्तमान में 785 व्याख्याता कार्यरत हैं, और इसकी तत्काल हमें ज़रूरत अगर होगी तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। तत्काल विचाराधीन इसलिए नहीं है कि हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं शिक्षकों को पर्याप्त है, जिलों में भी और मुख्यालय में भी, और साल में 2 बार 6-6 महीने पर हर एक शिक्षक को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है। श्री रामरतन सिंह। पूरक पूछिए रामरतन बाबू। अध्यक्ष महोदय जी, ये मुख्यमंत्री खेल विकास योजना से संबंधित हमारा सवाल है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि संविदा के आधार पर आपने प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षक अल्प मानदेय पर नियुक्त कर रहे हैं, और दूसरी सुविधा से भी उनको वंचित कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इनको सरकारी सेवा में आप नियुक्त करना चाहते हैं, और अल्प मानदेय में कब तक बढ़ोतरी करना चाहते हैं? ये हमारा सवाल। माननीय मंत्री खेल विभाग। महोदय, खंड 1 स्वीकारात्मक, खंड 2 आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। प्रशिक्षण की सेवा मानदेय के आधार पर 1 वर्ष के लिए ली जाती है। प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित कर रहे प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकता अनुसार इनकी सेवा अवधि को प्रत्येक वर्ष विस्तार किया जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन का दायित्व जनवरी 2025 से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को पटना को दी गई है। वर्तमान में प्रशिक्षक के अर्हता के अनुसार प्रति माह 25,000 एवं 30,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मानदेय में क्रमशः 15 से 30% राशि की वृद्धि का प्रावधान है। हो गया। श्री कुमार सरजीत। एक सेकेंड, ये जो बताया जा रहा है इसमें अभी तत्काल जिन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु आप नियुक्त कर रहे हैं, उनकी सुविधा उनके मानदेय में आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं कि नहीं? सीधा सवाल है, अभी नहीं इस पर बोलना है। बोलिए। महोदय, प्रशिक्षक के अर्हता के अनुसार प्रति माह 25,000 से 30,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मानदेय के क्रमशः 15 से 30% की राशि की वृद्धि किया जा रहा है। प्रशिक्षक को देते हैं जी, उसमें से उतना % प्रशिक्षक को देते हैं जी, योग्यता के आधार पर देते हैं। श्री कुमार सरजीत। महोदय, पूरक पूछिए सरजीत जी। मंत्री जी से हमारा यही आग्रह है, उत्तर तो उन्होंने दिया है महोदय। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं महोदय जहाँ पे 2 कमरे में 200 बच्चे और 300 बच्चे पढ़ते हैं। तो महोदय कल्पना किया जा सकता है कि 200 कमरे में 2 कमरे में 200 बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। तो हम मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जो मैंने प्रश्न किया इसके साथ साथ
क्या बिहार के वैसे बिहार स्कूल कहाँ है? बिहार कहाँ गए? महोदय इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये गरीब बच्चों का सवाल है। नहीं, वो आपका जो प्रश्न उस पर पूछिए ना। अगर मेरे प्रश्न से मंत्री जी समीक्षा करके अगर बिहार के गरीब बच्चों के लिए 2 कमरे के बदले 4 कमरे अगर बना देते हैं तो ये पूछने में कहाँ कोई आपत्ति है महोदय? आपका तो 4 ही कमरा बना रहे हैं। हम तो यही माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ सिर्फ कि अगर बिहार के वैसे स्कूल जिसमें 2 कमरे में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भवनहीन है, तो क्या माननीय मंत्री जी अगले वित्तीय वर्ष में माननीय वैसे स्कूल मेरे प्रश्न के साथ आपका प्रश्न पर्टिकुलर विद्यालय के लिए है, उससे संबंधित प्रश्न पूछिए। हम तो भले की बात ही पूछ रहे हैं महोदय। नहीं, उसी के बारे में पूछेंगे ना। बाहर भले की बात ही पूछ रहे हैं कि अगर 2 कमरे के बजाय वैसे सभी स्कूल में और 4-4 कमरे बना दिए जाएं तो गरीब के बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। यही तो मैं सिर्फ उनसे आग्रह जिस कर विद्यालय का जिक्र इन्होंने किया है, उस विद्यालय में कितने कमरे बनाने चाहते हैं, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है उसमें 4 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है, जो हम लोगों ने आकलन किया है। अगले वित्तीय वर्ष में 4 से 5 महीने में पूरा किया जाएगा। और जहाँ तक इन्होंने अपनी चिंता जाहिर की, तो उसके बारे में सरकार बिल्कुल जागरूक है और 75,000 से ज़्यादा स्कूल आज के दिन में कक्षा क्लास 1 से क्लास 12 तक है। और चरणबद्ध तरीके से हम लोग प्राथमिकता के तौर पर जहाँ जहाँ जीर्णोद्धार की आवश्यकता वो कर रहे हैं, जहाँ नए विद्यालयों की आवश्यकता कर रहे हैं। इसमें पूरी संजीदगी से सरकार अपने कार्य को कर रही है। धन्यवाद महोदय। महोदय अब क्या प्रश्न है? 4 कमरा तो 4 कमरा महोदय। अगले वित्तीय वर्ष कुछ महीने मैं इसलिए पूछ रहा हूँ महोदय कि जो बच्चे ऊपर बैठे हैं, ये सभी बच्चे वैसे कमरे में पढ़ के यहाँ आए हैं जहाँ पे एक कमरे में 10 से 15 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम उसी का प्रश्न कर रहे हैं कि बिहार के वैसे बच्चे, अभी तो +2 का स्कूल तो माननीय मंत्री जी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आबादी बढ़ी न महोदय। जब सरकार सरजीत जी महोदय पूरे राज्य के बारे में अलग से प्रश्न करिए, अभी केवल एक विद्यालय का आपका श्री मोहम्मद अंजार नईमी, पूरा पूछिए। महोदय, जवाब आया है कि दुर्घटना 4-10-21 को होती है, उससे मृत्यु हो जाती है और 11/6/22 को जिलाधिकारी द्वारा आदेश स्वीकृत कर दिया जाता है उसको मुआवजा देने के लिए। लेकिन 21/12/22 को कोर्ट के आदेश के कारण रोक लगा दिया जाता है। तो इसमें कोर्ट आदेश करता है कि 1/4/22 से पहले, या सरकार ये नोटिफिकेशन निकालती है कि 1/4/22 अथवा उसके बाद हिट एंड रन में 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इसको मुआवजा कौन से मद से मिलेगा या कौन विभाग देगी उसको? जबकि 5 लाख रुपया सरकार घोषणा किया था, तो इसको 5 लाख मिलना चाहिए, तो ये कौन देगी? माननीय मंत्री। पहले ये हम लोग के सड़क सुरक्षा निधि से दिया जाता था, लेकिन उसके बाद इसमें हुआ क्या कि ये दिनांक 1/4/2022 के प्रभाव से हिट एंड रन के मामले में 2 लाख रुपए का मुआवजा भुगतान किया जा रहा था। अब सरबुल आलम पिता मोहम्मद पलानू की सड़क दुर्घटना में मृत्यु दिनांक 1/4/2021 को ही हो चुकी थी। जहां तक उस समय के नियमों के तहत मुआवजा भुगतान का प्रश्न है, जिला पदाधिकारी किशनगंज द्वारा 11/6/2022 को ही अंतरिम मुआवजा की स्वीकृति दी जा चुकी थी, किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त नियमावली के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई। इस फलत भुगतान नहीं हो सका। तो कोर्ट का आदेश है, क्या तो मिलना चाहिए ना सर। कोर्ट का आदेश है तो क्या कर सकते हैं? रोक लगा दिया तो? रोक लगाने ये कह रहा है कि उसको नहीं दिया जा सकता, तो इसमें नहीं देगा तो कौन देगा? कौन से मद में दिया जाएगा? कोर्ट के आदेश के खिलाफ कैसे जाएगी सरकार? बैठिए सर, उसको 5 लाख सर संरक्षण चाहिए इसमें। सर गरीब आदमी है, पीड़ित को मिलना चाहिए ना। फतेह बहादुर सिंह, पूरे पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है। पूरा पूछिए। जी वही पूछ रहा हूँ। जवाब आया है कि रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी प्रखंड के तेनुआ दुसाधे
दलित टोला में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय तेनुआ दुसाधी में भवनहीन एवं भूमिहीन है और भूमि का जो है उपलब्ध भूमि प्राप्त होने पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कार्य नियमानुसार प्रारंभ किया जाएगा। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि कब तक भूमि प्राप्त कर सरकार उस दलित टोला पर प्राथमिक विद्यालय बनवाने का विचार रखती है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस दलित टोले में ये बात सही है कि भवनहीन है, जमीन की भी कमी है, इसको इसलिए हम लोगों ने जो अपने प्राथमिकी सूची में रखा है कि इसको अगले 2 महीने या से 3 महीने के अंदर ज़मीन उपलब्ध करा लेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको करते हुए अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग वहाँ स्कूल का निर्माण निश्चित रूप से कर लेंगे। अब मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो इस तरह के ज़मीन की कमी है जिन स्कूलों में या नहीं है, उसको अलग से हम लोगों ने सूची बना रखी है, उस पर प्राथमिकता से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। मोहम्मद इजहार असफी। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। प्रश्न का जवाब तो मिला है। मैं मंत्री जी से गुजारिश करता हूं और मांग करता हूं कि जो ये कमरा जर्जर हो गया है, पानी जितना बाहर पड़ना चाहिए उतना अंदर ही पड़ता है, बच्चे को बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उसको बरसात से पहले अगर करा दिया जाए तो मामला बहुत अच्छा हो जाएगा और बच्चे इत्मीनान से बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मांग क्या पूछा कहाँ है? अरे बोल दीजिए खड़े हो गए तो। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के स्कूलों में जहाँ पर स्थिति वास्तव में जर्जर है उसको हम लोगों ने प्राथमिक सूची में रखा है और हम कोशिश करेंगे कि जो माननीय सदस्य की चिंता है कि मानसून सीजन से पहले उसको हम लोग पूरा कर लें। धन्यवाद। मोहम्मद निहालुद्दीन। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ये पूछते निहाल साहब, पूरा पूछिए। मेरा प्रश्न था महोदय कि वार्ड नंबर 14-15 में कोई विद्यालय नहीं है। सरकार ने माना है कि वाकई में नहीं है, मगर इनका यह कहना है कि 15 के समीप वार्ड नंबर 5 में स्कूल है। तो वार्ड नंबर 5 और 15 की दूरी, हम वही तो कह रहे हैं कि नहीं है और काफी दूरी पर है और वहां पर जमीन उपलब्ध है, तो क्या आप बनाना चाहते हैं? दूसरी बात इन्होंने कहा है कि चरकावा में वो रेलवे लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता है, रेलवे लाइन जहाँ पर इसका पूरा को पूछ रहे हैं। एक पूछ लिया, दूसरा पूछिए। जी नहीं, आप पहले उसका जवाब देंगे तब ना पूछेंगे। माननीय मंत्री, जवाब तो हमने दे दिया, उसको चाहते हैं अगर पढ़ना तो हम पढ़ सकते हैं। पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रखंड रफीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 एवं 15 में कोई विद्यालय नहीं है, लेकिन वार्ड नंबर 15 के समीप वार्ड नंबर 5 में उर्दू मध्य विद्यालय इमातू स्थित है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक वर्ग संचालित है एवं वार्ड 14 एवं 15 से लगभग 80 बच्चे पठन पाठन के लिए आते हैं तथा वार्ड नंबर 14 एवं 15 के पोषक क्षेत्र से दूरी 1 किलोमीटर से कम है। वार्ड नंबर 14 के समीप पश्चिम उत्तर दिशा में प्राथमिक विद्यालय तिवारी बिघा एवं पूर्व दिशा में मध्य विद्यालय चरकावा मोहम्मद है, जिसकी दूरी 1 किलोमीटर है। ग्राम चक्रवा मोहम्मद में पूर्व से ही मध्य विद्यालय परकावा मोहम्मद अवस्थित है, जिसमें 8 वर्ग कक्ष, 2 शौचालय, नामांकित बच्चों की संख्या 309 एवं शिक्षकों की संख्या 10 है। इस विद्यालय में वर्ग 1 से 8 तक कक्षा संचालित है और 14 एवं 15 के पोषक क्षेत्र के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। अगर और कोई आपकी मांग हो तो बताएं। महोदय, मैंने तो यही कहा कि आपका जवाब मैंने पढ़ा, आपने माना है कि 14-15 में नहीं स्कूल है, तो 14 में या 15 वार्ड नंबर में स्कूल बनाने में आपको क्या परेशानी, क्या दिक्कत, क्या बनाना वहां पर चाहते हैं? क्योंकि वहां पर स्कूल है नहीं, आपने माना है। तो मैं सीधा, मेरा इस सवाल है महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से कि 14 या 15 में आपको बनाने में कोई परेशानी है क्या? माननीय मंत्री।
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी बात रखी उसकी हम पुनः समीक्षा कर लेंगे। वैसे जो रिपोर्ट आया है तो उसमें ज़मीनी हकीकत का जिक्र किया गया है, लेकिन आपकी चिंता है तो उसको पुनः हम आकलन कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसकी पुनः समीक्षा ज़रूरी है। ये सत्र खत्म होगा उसके बाद उसकी पुनः चलिए, मेरा आग्रह है कि आप जो बनवा दें। आपकी बात पर सकारात्मक जवाब है। श्री राणा रामदेव पूछता हूं महोदय, पूरा पूछिए। जवाब आया है, मंत्री जी से आग्रह है कि ये विद्यालय भवन 400 बच्चे हैं और विद्यालय भवन इन्होंने माना भी है कि कम है और बनाने की बात भी कही है। भवन और शौचालय दोनों महत्वपूर्ण विषय है। तो सुंदरपट्टी का जो कुरल गांव है, अति पिछड़ों का गांव है, ये मानसून सीजन के पहले बना देंगे। ये केवल मैं पूछता हूं कि बना दें, यही कहता हूं। ठीक है, 26 में तो कहा इन्होंने करा लिया जाएगा मानसून सीजन के पहले, उसमें माननीय मंत्री ये कर दे। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आपने चिंता जाहिर की है माननीय सदस्य ने, हम इसको प्रायोरिटी पर रख लेंगे ताकि कोशिश करेंगे कि पहले हो जाए। धन्यवाद आप। श्री विनय कुमार, पूरा पूछिए। विनय जी, उत्तर आया है, हमने पढ़ा है, तो हम चाहते हैं कि महोदय मंत्री जी ही उत्तर जरा पढ़ दें। थोड़ा सा उत्तर में हमको इस समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने बोले कि भाई वहाँ उस नाम का विद्यालय भी नहीं, थोड़ा सा मंत्री जी उसको पढ़ दें महोदय। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग विनय कुमार जी का उत्तर तो आ गया है। जो उसमें संबंधित जो फैक्ट है उसको मैं जो दूसरा पैरा है, द्वितीय चरण के योजना चयन समिति के बैठक में उपयुक्त चारों विद्यालयों में चरद्वारी निर्माण हेतु चयन कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो आपकी जो चिंता है उससे हमने संज्ञान लिया है और उसको अपने पोर्टल में भी इंक्लूड कर लिया है और वित्तीय वर्ष में राशि भी है, हम उसको पूरा करा लेंगे। धन्यवाद महोदय। वो नहीं था, मुझे कहना था महोदय कि इन्होंने ऊपर में लिखे हैं कि वस्तु स्थिति यह है कि गया जिला अंतर्गत गुलारू प्रखंड के पहरा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय ताती, मध्य विद्यालय पहरा, प्राथमिक विद्यालय पहरा नाम से कोई विद्यालय अवस्थित नहीं है। प्राथमिक विद्यालय स्वामी विघा एवं गिरधारा में चरदीवारी नहीं है। द्वितीय चरण में ये बोल रहे हैं कि हम चारों चयन भी कर लिए हैं महोदय। एक तरफ बोल रहे हैं कि वहाँ विद्यालय भी नहीं है, दूसरे तरफ ये बोल रहे हैं कि हम चारों चयन कर लिए हैं। इसलिए महोदय हम चाह रहे थे कि थोड़ा पढ़ के सुना देते। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने चारों चयन कर लिया है महोदय, लेकिन आप ही के इस उत्तर में एक तरफ लिखते हैं कि विद्यालय भी नहीं है, दूसरे तरफ महोदय लिखते हैं कि हम उसको चयन भी कर लिए हैं। वो प्राथमिक और मध्य की कंफ्यूजन है, उसको हम दिखवा लेंगे, लेकिन इसलिए वो अवस्थित है प्राथमिक और मध्य को लेकर के, उसमें मध्य के कारण कंफ्यूजन है। लेकिन जब का हो जाएगा सब तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपके क्षेत्र का लाभ हो रहा है महोदय। जिन्होंने उत्तर बनाया नहीं, ठीक है, उत्तर बताया तो हमने कहा ही कि उन्होंने जो उत्तर बताया उसमें कंफ्यूजन है, लेकिन आपकी जो मूल समस्या है उसका हम समाधान कर देंगे। धन्यवाद। आप प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ, हो गया। आप प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के प्रतिवेदन निष्पादन अनुपालन लेखा परीक्षक सिविल एवं 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के प्रतिवेदन वित्त लेखे खंड 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे को माननीय राज्यपाल की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूं। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तथा समय सदन में उपस्थित किया जाएगा। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के प्रतिवेदन निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षक सिविल एवं 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए
वर्ष 2023-24 के प्रतिवेदन वित्त लेखे खंड 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे को बिहार विधानसभा के समक्ष रखने जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राय हो। जो इस प्रस्ताव प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के प्रतिवेदन निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा सिविल एवं 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के प्रतिवेदन वित्त लेखे खंड 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन भाई सिखाइए अपने लोगों को सिखाइए क्या कब हाँ और क्या ना बोलना है। अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेंद्र जी को काम ये लोग देना नहीं चाहते। ये काम तो भाई वीरेंद्र जी वहाँ सभापति हैं, तो काम तो इन्हीं को दिया गया। लोक लेखा समिति के चेयरमैन आपके मेंबर लोग कर रहे हैं ना, मैं क्या करूं बताइए। बहस कहाँ है? बहस है, आप चेयरमैन है और आपके मेंबर करेंगे ना। हाँ, जानकारी का भाव ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 मार्च 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन सविसा, श्री अजय कुमार सविसा, श्रीमती अनीता देवी सविसा, श्री कुमार कृष्ण मोहन उपाध्याय यादव सविसा, श्रीमती मंजू अग्रवाल सविसा, श्री महानंद सिंह सविसा, श्री महबूब आलम सविसा, श्री ऋषि कुमार सविसा, श्री मोहम्मद यार अस्फी सविसा, श्री समीर कुमार महासेठ सविसा, श्री रणविजय साहू सविसा, श्री सदेव राम सविसा, श्री छोटेलाल राय सविसा, श्री रामबली सिंह यादव सविसा, श्री अजीत कुमार सिंह सविसा, श्रीमती रेखा देवी सविसा, श्री समी मोहम्मद सविसा, श्री राजवंशी महतो सविसा, श्री मुकेश कुमार रोशन सविसा, श्री विजय कुमार सविसा, श्री निरंजन राय सविसा एवं श्री विनय कुमार सविसा। आज दिनांक 25 मार्च 2025 को सदन में राजकीय विधेयक एवं राजकीय संकल्प निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्य निकाल लिए जाएंगे। आरक्षण था। हाँ, तो आज है ना, आज बिल है ना, इसलिए अमान्य किया उसको। नहीं, उससे ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, बिहार में आरक्षण को खत्म किया गया। जो आरक्षण बढ़ाया था इस विधानसभा ने, शून्य काल कर दिया मैंने। अब शून्य काल लिए जाएंगे, अब शून्य काल लिए जाएंगे। अरे कोई बोल ही नहीं रहा कि पढ़ने दिया जाए। अरे भाई कोई एक आदमी बोलिए, क्या इतने लोग खड़े बैठिए, इतने लोग खड़े हुए, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। एक आदमी बोलिए, बैठिए। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? सर इसको पढ़ने दिया जाए। तो ये बोलना नहीं चाहिए, पढ़ने दिया जाए तो बोलते ही नहीं है, आप कुछ कुछ बोलते रहते हैं। सर अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना देता हूं। बिहार में महागठबंधन की सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना का कार्य कराया गया था। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आलोक में विभिन्न जातियों की जनसंख्या एवं उसकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ष 2023 में विधेयक पारित कर आरक्षण की सीमा 65% किया गया था। इससे आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण का दिए गए 10% आरक्षण के फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरी एवं संस्थानों में नामांकन के लिए कुल 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। महागठबंधन की सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का लाभ समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, दबे कुचले, कमजोर वर्ग के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण को भी मिल रहा था। महागठबंधन की सरकार द्वारा
बिहार विधानसभा में 9 नवंबर 2023 को इसके लिए विधेयक लाया गया था तथा दोनों सदनों में पारित कराकर इसे कानून का रूप दे दिया गया था, लेकिन इस कानून को भारतीय संविधान की 9वीं सूची में शामिल नहीं किए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है। जबकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण पिछले 35 सालों से लोगों को मिल रहा है। तमिलनाडु की सरकार द्वारा विधानसभा से पारित प्रस्ताव के आलोक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया था, जिसके कारण आज भी बढ़ा हुआ आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है। बिहार में पुनः नए आरक्षण विधेयक पारित करा कम से कम कुल 85% आरक्षण का प्रावधान कर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना राज्य हित में आवश्यक है। अतः दिनांक 25/3/2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर बिहार में इस आरक्षण कानून को पारित करा के 9वीं सूची में शामिल करने जैसी अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श किया जाए। अध्यक्ष महोदय लिए जाएंगे। अध्यक्ष श्रीमती विभा देवी पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हूँ कि नवादा जिला में नारदीगंज ब्लॉक में नारदीगंज प्रखंड में नारदीगंज प्रखंड में नेनौरा से लेके तिलक चक हो करके बरगनिया पहन के सफाई हो जाए तो हजारों किसान के लाभ मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, हम स्पष्टीकरण के बिंदु पे खड़े हैं। नारदीगंज प्रखंड में हो गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हो गया। ये बोलिए। महोदय, ये सारा बिहार जानता है कि आरक्षण के बढ़े हुए सीमा का फैसला और जाति आधारित गणना कराने का फैसला ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के हुकूमत में लिया गया था। एनडीए की सरकार में ये फैसला हुआ था और अंतिम परिणति भी जब हुई थी तो एनडीए की सरकार का ही नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। अब ये बीच में कुछ दिन आए थे और आज 9वीं अनुसूची की बात कह रहे हैं। महोदय, ये पूरे बिहार की जनता को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। हरा टी शर्ट पहन के तो सब्ज बाग ही दिखाया जा सकता है, क्योंकि आज सब जानते हैं कि ये कानून उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जब कानून ही नहीं है तो 9वीं अनुसूची में किसको डाला जाएगा? कोई कानून रहता है, कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाता है और आज वो कानून ही अस्तित्व में नहीं है तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा? और उच्च न्यायालय ने जो निरस्त किया उसके खिलाफ तत्काल बिहार सरकार उच्चतम न्यायालय गई है और हम उम्मीद करते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी उसके पक्ष में फैसला देगी। हम इसके इंतजार में हैं। उच्चतम न्यायालय फैसला ले, फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। चूंकि जाति आधारित गणना कराने का फैसला या उस गणना के परिणाम आने के बाद आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने का फैसला ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। ये पूरा बिहार जानता है। ये अनावश्यक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपने स्थान पे बैठिए, अपने स्थान पे। श्रीमती अनीता देवी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के दिगवारा पंचायत के खादी भंडार के सामने के लोगों के एवं सीआरपीएफ राधा कृष्ण के परिवार के सभी महिलाओं को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया। बेहद निंदनीय कृत्य है। उस घटना की जांच कराकर बैठ जाइए, हो गया। कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। बैठ जाइए। श्रीमती मंजू अग्रवाल। अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत नगर परिषद शेरघाटी के नेशनल हाईवे संख्या 2 से
महिला महाविद्यालय होते हुए इंदिरा नगर तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी होती है। अतः NH2 से इंदिरा नगर तक रोड एवं नाला का निर्माण कराने की मांग करती हूँ। बेल में कही गई कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आप लोगों ने कहा पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया। ये रवैया रहेगा तो आगे से पढ़ाना भी बंद करेंगे। अपने स्थान पे जाके बैठिए, गलत तरीका ये। श्री अशोक कुमार सिंह अपने स्थान पे बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में खरवार जाति अनुसूचित जनजाति का अंग है, जिसके खतियान में पेशागत नाम कमकर और कहार अंकित है। जातीय जनगणना में इनका पुकारू नाम ही अंकित कर दिया गया है। खरवार जाति का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं बनता है। खरवार जाति का जाति प्रमाण पत्र बनाने की सरकार से मांग करता हूं। ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के अनुशंसा के आलोक में पुलवामा में शहीद आश्रितों को दी गई सरकारी नौकरी के आधार पर ऑपरेशन मेघदूत कैमरा को वहां लगाइए, ग्लेशियर में कैमरा को लगाइए, सबको जवान में शहीद कैमरा लगाइए यहाँ। भागलपुर जिला के पीरपैती के लकड़ा कोल निवासी फतेह बहादुर सिंह जी वहां से सूबेदार रामजी यादव के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की सरकार से मांग करता हूं। श्री अरुण कुमार सिंह। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गौराज विधानसभा क्षेत्र में मोतीपुर, हरदी, कथैया, कुआही, सिरसिया, नडियार, बिरहिमा उच्च विद्यालयों में पुराने भवन होने के कारण भवन की स्थिति काफी जर्जर हो गई है, जिसमें पठन पाठन के कार्य में काफी समस्या होती है। अतः मैं सरकार से इन सभी विद्यालयों में नए भवन और चार दीवारी की मांग करता हूं। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए, गलत तरीका ये। अपने स्थान पे जाइए, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, नहीं तो मुझे कोई और निर्णय लेना पड़ेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। अब सभा की कार्रवाई 2 दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।